मौसम बदलता है, गले में हल्की सी खुश्की महसूस होती है और इंसान तुरंत किसी महंगी मशीन या गैजेट की तरफ भागता है। मतलब तुरंत स्टीमर निकाला, उसमें डिस्टिल वाटर डाला। हाँ, या फिर वो कोई खास तरह का मेडिकल कैप्सूल फोड़कर डाल देते हैं। बिल्कुल। और फिर उस गर्म हवा को बस अंदर खींचना शुरू कर दिया। ये उम्मीद की जाती है कि ये मशीनरी उस खुशी को जादुई रूप से एकदम खत्म कर देगी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया किसी कार की सर्विसिंग जैसी लगती है। सही कहा। जहां शरीर को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा मान लिया गया हो, है ना? बिल्कुल। और ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आधुनिक जीवन शैली में हर शारीरिक परेशानी को एक अलग स्वतंत्र इकाई की तरह देखा जाने लगा है। गला खराब है तो सिर्फ गले पर फोकस किया जाएगा। हाँ, और त्वचा रूखी हो रही है तो बस बाहरी सतह पर कोई लोशन या क्रीम थूप दी जाएगी। एग्जैक्टली। ये बहुत ही सीमित नजरिया है जो समस्या की जड़ तक पहुंचने के बजाय सिर्फ बाहरी लक्षणों को दबाने की कोशिश करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस बातचीत का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं उसमें एक जानी मानी गायिका और एक चिकित्सा विशेषज्ञ के बीच का संवाद शामिल है। यह पूरी चर्चा गले की खराश, शरीर की आंतरिक खुश्की और हमारे आधुनिक खान पान से जुड़ी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर डेयरी उत्पादों को लेकर। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पुराने दादी माँ के नुस्खे दोहराना नहीं है। असली मजा तो ये समझने में है कि इन सदियों पुरानी परंपराओं के पीछे का सटीक और गहरा विज्ञान आखिर है क्या। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे हमारे शरीर की जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें बहुत साधारण समझ लिया जाता है। या पुराना समझकर दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल। जब हम इन पारंपरिक उपायों की गहराई में उतरते हैं तो साफ होता है कि ये कोई तुक्के या काम चलाऊ जुगाड़ नहीं है। अच्छा। बल्कि ये मानव शरीर की संपूर्ण कार्यप्रणाली, उसके नेटवर्क और उसकी बायोलॉजी की एक बहुत ही उन्नत समझ पर आधारित है। तो चलिए सीधे उसी पहली परेशानी से शुरू करते हैं जिसका जिक्र उस बातचीत में हुआ है। मतलब मौसम बदलने के कारण गले और नाक में होने वाली भयंकर खुश्की। हाँ, वो गायिका का किस्सा। हाँ, उस मशहूर गायिका का ही उदाहरण लें। उन्होंने बताया कि अगले दिन उनका एक बड़ा कॉन्सर्ट है, लेकिन उनका गला और नाक पूरी तरह से सूख रहे हैं। वो स्टीमर ले रही हैं, पानी वाले कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा। और फिर विशेषज्ञ जो उपाय बताते हैं वो पूरी तरह से चौंकाने वाला है। बहुत चौंकाने वाला। मतलब गले या नाक के लिए कोई कफ सिरप या स्प्रे नहीं। सलाह ये दी जाती है कि गाय का देसी घी और नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिलाया जाए और उसे नाभि में लगाया जाए, यानी शरीर के बिल्कुल केंद्र में। हाँ, और साथ ही अंडर आर्म्स में भी लगाया जाए। साथ ही 1-2 बूंदे नाक में डालने की बात कही गई है। और इसके पीछे का दावा ये है कि ये सरल सा उपाय पूरे शरीर को अंदर से लुब्रिकेट कर देता है, अंगों को चिकनाई देता है और यहाँ तक कि त्वचा को लंबे समय तक जवां और झुर्रियों से मुक्त बनाए रखने में भी मदद करता है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन पैदा होती है। क्या? अगर शरीर को एक बड़ी सी मशीन मान लिया जाए तो नाभि शायद उस मशीन का सेंट्रल गियर हो सकती है। ठीक है, पर बाहर से सिर्फ नाभि या अंडरआर्म्स की त्वचा पर तेल मलने से गले के अंदर की श्वास नली या वोकल कॉर्ड्स की खुश्की कैसे खत्म हो सकती है? मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी के इंजन को चिकना करने के लिए हम स्टीयरिंग व्हील पर तेल रगड़ रहे हों। गले तक वो नमी पहुंच कैसे रही है? ये तुलना सुनने में मजेदार है, लेकिन हमारा शरीर लोहे की गाड़ी नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और आपस में जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल नेटवर्क है। अच्छा। अगर हम नाभि में तेल लगाने के विज्ञान को समझें, जिसे ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। हाँ। नाभि सिर्फ पेट पर एक निशान नहीं है, ये वो जगह है जहां से जन्म के पहले एक इंसान को सारा पोषण मिलता था। हाँ, वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला कनेक्शन। बिल्कुल। इसके ठीक पीछे रक्त वाहिकाओं और तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही सघन और विशाल नेटवर्क आज भी मौजूद होता है। मतलब वो कनेक्शन कटा नहीं है, बस उसका काम करने का तरीका बदल गया है। एकदम सही पकड़े। नाभि के आसपास की त्वचा बेहद पतली होती है,
जब वहां देसी घी और नारियल तेल का मिश्रण लगाया जाता है तो वो त्वचा के माध्यम से सीधे उन सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में अवशोषित हो जाता है। अच्छा, तो वो सीधे अंदर चला जाता है। हाँ, यह तेल सीधे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और चूंकि रक्त पूरे शरीर में दौड़ता है तो वो अपने साथ इस नमी और चिकनाई को लेकर हर अंग तक पहुंचता है। अरे वाह! हर ऊतक या टिश्यू तक पहुंचता है। ये कोई बाहरी लेप नहीं है, ये शरीर के अपने हाइड्रेशन सिस्टम को अंदर से चालू करने का तरीका है। तो मतलब ये सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं कर रहा? नहीं, ये गले की खुश्की रूपी लक्षण को नहीं दबा रहा, बल्कि ये पूरे शरीर में जो मूल खुश्की पैदा हो गई है उसे सेल्यूलर स्तर पर जाकर खत्म कर रहा है। ये तो बाकी शरीर के सिस्टम को एक तरह से प्राकृतिक रूप से हैक करने जैसा हुआ। हाँ, एक नेचुरल हैक। मतलब सही जगह पर ट्रिगर दिया और शरीर ने अपना काम खुद कर लिया। अगर शरीर का ये सेंट्रल सिस्टम इस तरह से हाइड्रेट हो रहा है तो जाहिर है इसका असर गले पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन जो लोग लगातार बोलते हैं या जो पेशेवर गायक हैं जी, उन्हें कई बार तुरंत राहत की जरूरत होती है। उस बातचीत में इस तुरंत राहत पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, सेंधा नमक के बारे में। एग्जैक्टली, जहां सेंधा नमक को गले का सबसे अच्छा दोस्त बताया गया। सेंधा नमक सच में गले के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है। विशेषज्ञ की सलाह है कि सेंधा नमक को शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटा जा सकता है, या सबसे असरदार तरीका है कि हल्के गर्म पानी में डालकर इसके गरारे किए जाएं। शहद जहां एक तरफ गले को कोट करता है, वहीं सेंधा नमक सूजन को खींच लेता है और बैक्टीरिया को भी बाहर निकालता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी मेडिकल चेतावनी भी दी गई है स्रोत में। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें सेंधा नमक खाने या निगलने से पूरी तरह बचना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत रिस्की हो सकता है। उनके लिए केवल गरारे करना ही सुरक्षित है, क्योंकि गरारे करके पानी थूक दिया जाता है और नमक शरीर के अंदर नहीं जाता। सही कहा। पर गरारे से आगे बढ़कर उस चर्चा में एक और बहुत ही दिलचस्प पाउडर का जिक्र हुआ, सीतोप्लादी पाउडर। हाँ, सीतोप्लादी और खासतौर पर त्रिकुटा का मिश्रण। त्रिकुटा, जिसका मतलब ये 3 तीखी चीजें, काली मिर्च, सूंठ यानी सूखी अदरक और मगबीपल। और दावा ये किया गया है कि ये त्रिकुटा मिश्रण गले की सबसे जिद्दी खुश्की को भी जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ तो विज्ञान बिल्कुल उल्टा काम करता हुआ लग रहा है। वो कैसे? मतलब काली मिर्च और सूंठ ये दोनों ही स्वभाव से बहुत गर्म और खुश्क मसाले माने जाते हैं, ड्राई होते हैं ये। अगर किसी का गला पहले से ही खुश्क है, उसमें खराश हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं, तो ऐसे में इन गरम और सूखे मसालों का पाउडर गले को मुलायम कैसे बना सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है ना? ये तो जलती हुई आग में सूखी लकड़ियां डालने वाली बात हो गई। नमी कहाँ से आएगी? अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो पहली नजर में ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। कोई भी सोचेगा कि सूखे गले में कुछ ठंडा और तर डालना चाहिए, लेकिन अगर हम मानव शरीर की ग्रंथियों के काम करने के तरीके को समझें तो ये पारंपरिक विज्ञान समझ आता है। अच्छा, तो ये ग्रंथियों से जुड़ा है? हाँ, त्रिकुटा गले की बाहरी सतह पर कोई नमी नहीं पोत रहा है, ये एक केमिकल स्टिम्युलेंट की तरह काम करता है। तो ये अंदर जाकर असल में कर क्या रहा है? हमारे गले के पास थायराइड ग्रंथि होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और आंतरिक नमी, जिसे म्यूसिन प्रोडक्शन कहते हैं, उसे नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ओके। जब काली मिर्च और सोंठ जैसे मसाले शरीर में जाते हैं तो उनकी गर्मी और उनके सक्रिय यौगिक सीधे थायराइड ग्रंथि को सेट करते हैं, मतलब उसे ट्रिगर करते हैं। एग्जैक्टली। इस उत्तेजना के कारण थायराइड सही तरीके से काम करने लगता है और शरीर प्राकृतिक रूप से अपनी ही नमी पैदा करने लगता है। ओह, अब जाकर ये पूरी चेन रिएक्शन समझ में आई। है ना कमाल की बात? बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि मुरझाए हुए पेड़ के पत्तों पर बाहर से पानी छिड़कने के बजाय आप उसकी जड़ों में खाद और पानी डाल रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। ताकि पूरा पेड़ अंदर से हरा भरा हो जाए। मसालों की गर्मी का काम थायराइड को जगाना है और थायराइड का काम गले को नमी देना है। हाँ, ये बाहर से थोपी गई नमी नहीं है, ये शरीर की अपनी पैदा की हुई नमी है। पारंपरिक विज्ञान लक्षणों के पीछे भागने के बजाय हमेशा शरीर की मूल प्रणाली को दुरुस्त करने पर काम करता है। बहुत खूब। खैर, गले को आराम देने की बात चले और दूध का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूध तो सबसे कॉमन उपाय है। आमतौर पर पहली सलाह यही मिलती है कि 1 गिलास गर्म दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
लेकिन उस गायिका और विशेषज्ञ की चर्चा में डेयरी उत्पादों को लेकर एक बहुत बड़ी और आधुनिक बहस सामने आती है, जो काफी परेशान करने वाली भी है। डेयरी को लेकर आज के समय में जो एक वैश्विक संशय पैदा हो गया है, उस पर इस चर्चा में बहुत ही स्पष्टता से रोशनी डाली गई है। उस मशहूर गायिका ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया, जो शायद आज बहुत से लोगों की कहानी है। वो वॉशरूम भागने वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने बताया कि बचपन में स्कूल जाने से पहले जब भी वो दूध पीती थीं, तो उन्हें तुरंत वॉशरूम भागना पड़ता था। उनका शरीर उस दूध को स्वीकार ही नहीं करता था, बल्कि उसे तुरंत बाहर निकाल फेंकना चाहता था। और अगर आज के परिदृश्य को देखें तो ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। बिल्कुल, लोग वीगन हो रहे हैं। हाँ, वीगन डाइट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लैक्टोस इंटॉलरेंस की समस्याएं हर दूसरे व्यक्ति में देखी जा रही हैं और लोग पूरी तरह से दूध और डेयरी उत्पादों से दूरी बना रहे हैं। इस पूरी स्थिति पर विशेषज्ञ का जो विश्लेषण है वो बहुत ही संतुलित है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दूध अपने आप में कोई बुरी चीज है या इंसानों को दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, तो फिर समस्या क्या है? समस्या दूध में नहीं है, बल्कि दूध के उस स्वरूप में है जो आज पैकेटों में बंद होकर हम तक पहुंच रहा है। कमर्शियल दूध। हाँ, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डेयरी फार्मिंग में जानवरों को लगाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन और अन्य हार्मोनल इंजेक्शंस। वो इंजेक्शन जो दूध का उत्पादन जबरदस्ती बढ़ाने के लिए गायों और भैंसों को दिए जाते हैं। बिल्कुल। उस चर्चा में एक बहुत ही तार्किक और गंभीर बात कही गई। एक गाय या भैंस जिसका वजन सैकड़ों किलो होता है, जब उसे कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो उस विशाल जानवर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को हिलाकर रख देता है। जाहिर सी बात है, उसकी दूध बनाने की पूरी प्रक्रिया अप्राकृतिक रूप से तेज हो जाती है। अब सवाल ये है कि उस भारी भरकम जानवर के शरीर को अस्थिर करने वाले रसायन दूध के जरिए हमारे शरीर में कैसे जा सकते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और खासकर एक छोटे बच्चे के शरीर में जब वो रसायन जाते हैं तो वो फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? एग्जैक्टली। हम केवल एक सफेद रंग का पेय पदार्थ नहीं पी रहे हैं, हम एक पूरी औद्योगिक प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद पी रहे हैं। जब शरीर में वो दूध पहुंचता है तो हमारा पाचन तंत्र उसमें मौजूद कृत्रिम हार्मोन्स, रसायनों और यहाँ तक कि उस जानवर के स्ट्रेस हार्मोन्स को भी एक बाहरी खतरे की तरह देखता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये कि इसीलिए आंतों में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है और शरीर उसे तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करता है। अच्छा, इसीलिए वो गायिका को तुरंत वॉशरूम भागना पड़ता था। बिल्कुल, यही कारण है कि आज इतने सारे लोगों का गट माइक्रोबायोम दूध को पचाने में असमर्थ हो गया है। अगर इसे एक तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक हैक किए हुए सिस्टम की तरह है। इंसान ने ज्यादा उत्पादन के लिए प्रकृति के सिस्टम को हैक कर लिया है, लेकिन जब हम वो हैक की हुई फाइल डाउनलोड करते हैं तो पोषण के साथ साथ हमें ढेरों मालवेयर यानी हानिकारक रसायन भी मिल जाते हैं। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। तो ऐसे में क्या किया जाए? मतलब क्या दूध पीना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? ब्लैक टी या ग्रीन टी की तरफ मुड़ जाना चाहिए? यहीं पर वो पारंपरिक ज्ञान एक बहुत ही आशावादी और व्यवहारिक समाधान लेकर आता है। वो क्या है? अगर आधुनिक दूध में ये हानिकारक तत्व या मैलवेयर आ गए हैं तो हमारी ही रसोई में एक ऐसा एंटीवायरस मौजूद है जो उसे वापस शुद्ध कर सकता है। एंटीवायरस रसोई में? हाँ, और वो है हल्दी और काली मिर्च का संयोजन। अरे वही जिसे आज की आधुनिक दुनिया में बहुत ही फैंसी नाम से बेचा जा रहा है, गोल्डन मिल्क या हल्दी लाटे, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। विशेषज्ञ समझाते हैं कि दूध में थोड़ी सी हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिलाने से उसका पूरा रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। वो कैसे? हल्दी एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी तत्व है, और जब उसमें काली मिर्च मिलती है तो काली मिर्च का सक्रिय तत्व, जिसे पाइपेरिन कहते हैं, वो हल्दी के करक्यूमिन के अवशोषण को शरीर में कई 100 गुना बढ़ा देता है। अच्छा, तो दोनों मिलकर काम करते हैं? हाँ, यह मिश्रण दूध के अंदर मौजूद हानिकारक तत्वों, वायरसों और रसायनों के प्रभाव को काट देता है। अरे वाह! सरल शब्दों में कहें तो जो दूध रसायनों की वजह से शरीर के लिए एक तरह का जहर बन रहा था, ये हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण उसे वापस अमृत में बदल देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ दूध का रंग पीला करने या स्वाद बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सचमुच एक केमिकल न्यूट्रलाइजर की तरह काम कर रहा है। लेकिन हल्दी की बात आते ही उस बातचीत में एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। आप पंचम हल्दी की बात कर रहे हैं? हाँ, आमतौर पर रसोई में मसालों के डिब्बे में रखी एक पीली हल्दी के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन विशेषज्ञ ने
पंचम हल्दी नाम के एक रहस्य से पर्दा उठाया। पंचम हल्दी यानी 5 अलग-अलग प्रकार की हल्दियों का एक विशेष मिश्रण। इस चर्चा में उन 5 के नाम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। कौन कौन सी हैं वो? इसमें अंबा हल्दी, काली हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी शामिल हैं। अरे रुकिए, काली हल्दी भी होती है? हाँ बिल्कुल। विशेषज्ञ की सलाह है कि बाजार से इन 5 तरह की हल्दियों की गांठें लाकर उन्हें घर पर खुद पीसकर एक मिश्रण तैयार किया जाए और उसे दूध के साथ लिया जाए। और इसके जो फायदे गिनाए गए हैं स्रोत में, वे किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। बिल्कुल। दावा किया गया है कि अगर इस पंचम हल्दी का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो अगले 10 सालों तक शरीर बिल्कुल वैसा ही जवां, चुस्त और लचीला रहता है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ जो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का ढीला पड़ना या शरीर में जो सूजन आती हैं, वे समस्याएं आसपास भी नहीं फटकती। क्या सच में केवल 5 हल्दियों का मिश्रण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो उम्र के असर को रोक दे? इसे समझने के लिए हमें इन जड़ी बूटियों के कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी सम्मिलित प्रभाव को वैज्ञानिक नजरिए से देखना होगा। ये 5 हल्दियां अलग अलग काम करती हैं। अच्छा, सबका अलग रोल है। हाँ, पीली हल्दी सामान्य इम्यूनिटी बढ़ाती है, काली हल्दी तंत्रिका तंत्र और भयंकर सूजन पर बहुत तेजी से काम करती है। ओके। दारू हल्दी त्वचा और लिवर को डिटॉक्स करती है। अंबा हल्दी, जिसमें आम जैसी महक होती है, वो पाचन को शांत करती है। और जंगली हल्दी गहरे ऊतकों की मरम्मत करती है। मतलब ये कोई एक साधारण मसाला नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब इन 5 को मिलाया जाता है तो ये केवल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाउडर नहीं रह जाता, बल्कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फार्मास्यूटिकल ग्रेड का सुरक्षा कवच बन जाता है। क्या बात है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का दर्द, कार्टिलेज के घिसने और अंदरूनी सूजन के कारण होता है। पंचम हल्दी उस सेलुलर सूजन को रोकती है और शरीर को अंदर से लचीला बनाए रखती है। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, साधारण सी दिखने वाली ये चीज असल में आधुनिक समय के कई बहुत महंगे और सिंथेटिक एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स को आसानी से मात दे सकती है। ये जानकारी वाकई में आंखें खोलने वाली है। मतलब रसोई घर सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी एक एडवांस्ड फार्मेसी है। बशर्ते हमें उसे इस्तेमाल करने का सही विज्ञान पता हो। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत हुई थी शरीर की बाहरी और अंदरूनी खुश्की से, जहां हमने देखा कि स्टीमर जैसी मशीनों को छोड़कर नाभि और अंडरआर्म्स में देसी घी और नारियल तेल लगाने का विज्ञान क्या है। हमने समझा कि कैसे ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन के जरिए हमारा शरीर एक कनेक्टेड नेटवर्क की तरह पूरे सिस्टम को अंदर से हाइड्रेट करता है। और उसके बाद गले की खराश और थायराइड के गहरे संबंध पर बात हुई। हाँ, वो त्रिकुटा वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। कैसे सेंधा नमक और त्रिकुटा यानी काली मिर्च, सोंठ और मग पीपल सिर्फ गले की बाहरी सतह को आराम नहीं देते, बल्कि थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करके शरीर की अपनी प्राकृतिक नमी को वापस जगाते हैं। ये लक्षणों को नहीं, बल्कि मूल कारण को खत्म करने का विज्ञान है। और अंत में हमने डेयरी उद्योग की उस आधुनिक सच्चाई का विश्लेषण किया, जहां उत्पादन बढ़ाने वाले इंजेक्शन दूध को पचाने में मुश्किल बना रहे हैं। बिल्कुल, वो हैक किया हुआ सिस्टम। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये रही कि कैसे एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च या उससे भी बेहतर पंचम हल्दी का मिश्रण उस दूषित दूध के रसायनों को बेअसर कर सकता है। उसे वापस एक जीवनदायी अमृत में बदल सकता है, जो शरीर को सालों साल तक स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। आज के इस दौर में जब चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, हर दिन एक नई डाइट ट्रेंड में आती है और रोज एक नया महंगा सप्लीमेंट बाजार में लॉन्च होता है, तब ये पारंपरिक ज्ञान और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का सबसे सटीक और गहरा विज्ञान अक्सर हमारे अपने घरों, हमारी अपनी रसोई और पीढ़ियों पुरानी परंपराओं में ही मौजूद होता है। जरूरत बस इस बात की है कि हम उसे अंधविश्वास मानने के बजाय उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझें। बिल्कुल सही। इस विस्तृत चर्चा में छोटी छोटी रोजमर्रा की बीमारियों और हमारी अपनी रसोई में रखी मामूली सी चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। सच में जो चीजें डिब्बों में बंद पड़ी हैं, वे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मानव शरीर की बायोलॉजी को संचालित करने वाले टूल हैं। बिल्कुल टूल हैं। और अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार है जो बार बार दिमाग में आ रहा है और जिसे सोचने के लिए छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। वो क्या? अगर महज एक चुटकी काली मिर्च और हल्दी आधुनिक डेयरी के उस भारी भरकम रासायनिक प्रभाव को बेअसर कर सकती है, जो बड़े बड़े जानवरों के बायोलॉजिकल सिस्टम तक को हिला देता है, अगर ये एक साधारण सा मसाला
एक जहर को वापस अमृत बनाने की ताकत रखता है। हाँ तो जरा सोचिए, हाँ आज के आधुनिक खानपान में, पैकेट बंद खाने में या प्रिजर्वेटिव से भरे स्नैक्स में ऐसे और कितने तथाकथित जहर घुले हुए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। से मसाले के इंतजार में हैं ताकि उनका हानिकारक प्रभाव हमेशा के लिए बेअसर हो सके। बहुत ही गहरा सवाल है ये। कौन जाने अगली बड़ी मेडिकल डिस्कवरी किसी महंगी लैब में नहीं बल्कि हमारे मसालों के डिब्बे में ही इंतजार कर रही हो। बिल्कुल हो सकता है। इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और नई और गहरी चर्चा के साथ।